तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एसकेटी बाई गुलफाम अली राजी में। ज्योग्राफी का सेशन है और काफ़ी पार्ट्स हम लोग बना चुके हैं। यूनिवर्स, प्लेनेट और तमाम तरह के जो स्टार हैं उनके बारे में डिस्कशन हो चुका है। तारा कैसे बनता है, कैसे ख़त्म होता है, ब्लैक होल क्या है, वाइट ड्वार्फ क्या है, ब्लैक ड्वार्फ क्या है, न्यूट्रॉन स्टार क्या है, पल्सर क्या है, क्रोमोस्फीयर क्या है, तो आपका फोटोस्फीयर क्या है, सन स्पॉट्स क्या होते हैं, ये सब पिछले जो हमारे सेशन है उसमें हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ तक के प्लेनेट क्या होता है, स्टार क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग इन पार्ट्स के या ज्योग्राफी के इस सेशन के, जिसको हमने नाम दिया है सोलर सिस्टम या यूनिवर्स या ब्रह्मांड जिसको हमने नाम दिया है, उसके हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी वो पिछले पार्ट्स में हम लोग बता चुके हैं लगभग सारी। अब इसमें बहुत सारे फैक्ट्स रह गए जिनको हम डिस्कस करेंगे हमें। तो अब यहाँ पर बात आती है कि आंतरिक ग्रह या चट्टानी ग्रह या पार्थिव ग्रह। पार्थिव माने पृथ्वी जैसा, ऐसे ग्रह जो पृथ्वी जैसे हैं, जिनकी बनावट, जिनकी चट्टानों की जो संरचना है, यानी कि जिनका जो मटेरियल जिससे वो बने हैं वो जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी में ऑक्सीजन, सिलिकॉन और क्या क्या है भाई, निकिल है, आयरन है, कोबाल्ट है, बहुत सारे खनिज तत्व हैं। तो इस तरह के जो खनिज हैं जैसे पृथ्वी में, ऐसे खनिज जिन दूसरे ग्रहों में भी हैं उन्हें हम पृथ्वी जैसे ग्रह या पार्थिव ग्रह कह देते हैं, अर्थ लाइक प्लैनेट्स कह देते हैं। कौन कौन से हैं वो? ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अच्छा, इनको हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। आंतरिक ग्रह हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इन्हें नंगी आंखों से देख सकते हैं, बिना किसी सहायता से खुली आंखों से हम आसमान में देख सकते हैं, इसलिए हम इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। चट्टानी ग्रह क्यों? क्योंकि ये चट्टानों से बने हुए हैं। पार्थिव ग्रह क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी जैसे हैं। तो आंतरिक ग्रह, चट्टानी ग्रह या पार्थिव ग्रह वो कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। दूसरे आते हैं बाहरी ग्रह। मंगल के बाद के जो ग्रह हैं, बृहस्पति, शुक्र, अरुण वगैरह, उन्हें हम कहते हैं बाहरी ग्रह, आउटर प्लैनेट। और इन्हीं को हम गैसीय ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इनका जो मटेरियल है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो बने हैं वो गैसों से बने हैं। इन्हीं को हम बृहस्पति जैसे या जोबियन ग्रह भी कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उपग्रह क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। किसी भी ग्रह के चारों ओर कोई अगर चट्टान चक्कर लगाती है तो उसे हम उसका ग्रह का उपग्रह कह देते हैं। परिक्रमण क्या है? कोई भी ग्रह तारे के चारों ओर जब घूमता है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं, और जब अपनी धुरी पर घूमता है तो उसे क्या कहते हैं? घूर्णन। अब जैसे पृथ्वी की बात हम करें तो पृथ्वी का एक वर्ष क्या है? वो समय, एक वर्ष क्या है? एक वर्ष वो समय है पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगा लेती है। और पृथ्वी का एक दिन माने 24 घंटे क्या है? वो समय जब पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा काट लेती है, यानी कि रोटेशन या घूर्णन कर लेती है। तो अब देखो यहाँ पर बातें आती हैं कि घूर्णन यानी कि दिन की अवधि। घूर्णन का मतलब क्या है? अपनी धुरी पर घूमना, रोटेशन या घूर्णन, यानी कि जो कोई प्लेनेट है या ग्रह है अपनी धुरी पर जो पूरा एक चक्कर पूरा कर लेगा वो उसे उसका एक दिन कहा जाएगा। जैसे हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरा एक चक्कर लगभग 24 घंटे में लगा लेती है, 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड में लगा लेती है ना, उसे हम लगभग 24 घंटे कहते हैं। तो एक दिन का मतलब 24 घंटे, दिन और रात। आमतौर पर हम दिन क्या कहते हैं? जब सूरज हमें दिखाई दे रहा है, और रात जब सूरज हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन दिन जो है वो 24 घंटे का, तारीख 24 घंटे बाद बदलती है ना, डेट 24 घंटे बाद बदलती है ना, तो एक दिन जो है वो पृथ्वी का वो 24 घंटे का। अब इसी तरह से जो सबसे बड़ा दिन है वो शुक्र ग्रह का है, पृथ्वी के 250 दिन के बराबर। शुक्र ग्रह जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है पृथ्वी के 250 दिन के बराबर। बुध 58 दिन, मंगल ग्रह 25 घंटे, लगभग 24 घंटे पृथ्वी, और मंगल ग्रह जो है वो लगभग 25 घंटे में एक चक्कर पूरा काट लेता है। यानी कि मंगल का एक दिन कितने घंटे का है? 25 घंटे का। उसके बाद पृथ्वी, फिर वरुण अरुण, उसके बाद शनि और बृहस्पति। बृहस्पति का जो एक दिन है वो सबसे छोटा 9 घंटे 55 मिनट का है। यानी कि एक दिन या घूर्णन का चक्कर या अपनी धुरी पर घूरने का एक चक्कर सबसे बड़ा किसका है? शुक्र का, 250 दिन पृथ्वी के बराबर। और सबसे छोटा किसका? बृहस्पति का, 9 घंटे 55 मिनट का। उसी तरह से परिक्रमण यानी कि एक वर्ष। तो एक वर्ष यानी कि सूरज के चारों ओर घूमने का समय सबसे ज़्यादा किसका है? वरुण का। 166 वर्ष में ही एक चक्कर लगाता है वरुण। 166, 166 के 176। आप लोग प्लीज़ इसको यहाँ देख लेना, मैं इस समय कंफ्यूज हो गया हूँ। 166 या 176 कितना, ये आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से 166 ही है, लेकिन अब मेरे दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुला गया है तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूँ। खैर, तो वरुण का जो है वो एक वर्ष या सूरज के चारों ओर घूमने का जो चक्कर है 166 साल का है, पृथ्वी के 166 साल के बराबर, जो कि सबसे ज़्यादा है। वजह यह है कि वरुण जो है हमारे प्लैनेट्स में सबसे दूरी पर है।
उसके बाद अरुण, शनि, बृहस्पति, मंगल। मंगल जो एक चक्कर लगाता है पृथ्वी का, सूरज का, वो पृथ्वी के 687 दिन के बराबर लगाता है। उसके बाद शुक्र 225 दिन में, बुध 88 दिन में। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा 365 दिन में कर रही है, तो बुध कितने दिन में कर रहा है? 88 दिन में, 88 दिन में। तो एक वर्ष या परिक्रमण का समय सबसे ज़्यादा किसका है? वरुण का, और सबसे कम किसका है? बुध यानी कि मरकरी का 88 दिन का। क्लियर है ना? अभी आगे इसको मैंने इसकी टेबल फॉर्म में बना रखा है, वो भी देखूंगा मैं। आगे चले, अब सूर्य से दूरी के हिसाब से लगाए हम, तो सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध। ठीक है, बुध के बाद कौन है? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सूर्य से दूरी का क्रम है। अब अगर हम आकार या साइज की बात करें तो सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन है? बुध। ठीक है ना? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सूरज के सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध। ठीक है ना? दोनों में बुध है ये, है ना? अच्छा, ये सीक्वेंस आपको रटा हुआ होना चाहिए। फिर मैंने यहाँ लिखा है सर्वाधिक, मैक्सिमम या सर्वाधिक। मैंने यहाँ लिखा है सर्वाधिक। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है सूर्य। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूर्य, आपको पता ही है ना। पृथ्वी के सबसे नज़दीक है सूर्य, और सूर्य के बाद सबसे नज़दीक तारा जो पृथ्वी के वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ओके, अच्छा, सूर्य से सबसे निकट तारा कौन सा है? देखिए, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सूर्य। और सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पास है पृथ्वी और पी से जो है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। उसी तरह से सूरज के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी। वो तारा जो सूरज के सबसे नज़दीक है, अल्फा सेंचुरी। ऊपर ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा आपको कौन सा दिखेगा? साइरस या डॉग स्टार। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। और दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा किसका है? बुध ग्रह का। आप देखें ना, अभी आज जैसे फरवरी है, आज तो दोपहर में करीब 30-32 डिग्री सी के आसपास टेम्परेचर था, और जब 2 बजेंगे रात के तो टेम्परेचर हो जाएगा करीब 16 या 17 डिग्री सी। तो कितना अंतर हो गया? लगभग 15-16 डिग्री सी का अंतर हो गया। इसको हम कहते हैं दैनिक तापांतर। यहीं आप जून में जाएंगे तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। दिन का टेम्परेचर होगा लगभग 40 और रात का होगा 32 या 33। ठीक है ना? तो इसके कहते हैं हम दैनिक तापांतर। और एक होता है वार्षिक तापांतर। अब वार्षिक तापांतर में आप जून में यहाँ पर देखेंगे लगभग 40 डिग्री सी टेम्परेचर हो जाएगा। वो यही आप जनवरी में देखेंगे तो 2-3 डिग्री सी टेम्परेचर भी आपको एक दिन में मिलेगा मिनिमम, है ना। पहाड़ पे जाओगे तो 0 से भी नीचे हो जाएगा। यहाँ पर जो मिनिमम टेम्परेचर है, ऊधम सिंह डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड रहा, वो 3 डिग्री सी का रहा है मिनिमम टेम्परेचर का। और इतनी ठंड हो रही थी उस दिन, मुझे याद है इंडियन टीम गई थी साउथ अफ्रीका खेलने, वनडे मैच था, 6:30 बजे मैच शुरू हुआ था। रज़ाई में लेट कर भी वो मैच देखा नहीं जा रहा था। एक रज़ाई के ऊपर दूसरी रज़ाई, 3 डिग्री सी में ये हालत थी। ठीक है, तो साल का टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 37 डिग्री सी। और अभी हमारे यहाँ डे टेम्परेचर डिफरेंस देखें तो 15 या 16 डिग्री सी। तो इसको हम कहते हैं दैनिक तापांतर या वार्षिक तापांतर। तो दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा किसका है? बुध ग्रह का। एक्चुअली ना, बुध ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं है, तो दिन में ये तपता गोला हो जाता है और रात में बिल्कुल ठंडा हो जाता, बर्फ़ का गोला। जितना भी टेम्परेचर दिन में आता वो सारा इसको गर्म कर देता और रात में बिल्कुल ही ठंडा हो जाता, क्योंकि इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर नहीं है। ओके, तो दैनिक तापांतर डे टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज़्यादा बुध का है। और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है वरुण। सबसे बड़ा उपग्रह, सर्वाधिक बड़ा उपग्रह कौन सा है? मैंने यहाँ लिखा नहीं लिखा है। सबसे बड़ा उपग्रह तो वही जो है पृथ्वी, बृहस्पति का है क्या? गैनीमेड। पृथ्वी का है क्या है? बृहस्पति का, सॉरी पृथ्वी का नहीं, बृहस्पति का गैनीमेड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। अच्छा हाँ, मैं ये क्या कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा उपग्रह, मैंने हेडिंग डाल रखा है, पृथ्वी का एक ही है चंद्रमा, है ना। बड़ा या छोटा क्या कहना, एक ही उपग्रह है। मंगल के 2 हैं, फोबोस और डीमोस। तो फोबोस बड़ा है और डीमोस जो छोटा है। डीमोस के नाम एक रिकॉर्ड और भी है। डीमोस जो है हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। इसमें फोबोस जो है बड़ा है और डीमोस छोटा है। ठीक है, तो मंगल का सबसे बड़ा उपग्रह फोबोस, और जो डीमोस जो है वो ब्रह्मांड में नहीं, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा गैनीमेड, शनि का टाइटन, अरुण का टिटानिया, वरुण का टिटान, और सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। किसका है? मंगल का। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, फिर से आ गया, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड और सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, फोबोस और डीमोस वाला। ठीक है, नेक्स्ट, अब टाइटल की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे टाइटल हैं। तो नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी जो है पानी की वजह से, स्पेस से आप देखेंगे तो नीला दिखाई देगा आपको। पीला ग्रह वरुण है, हरा अरुण है, लेटा हुआ ग्रह अरुण जो है अपनी एक्सिस पर, जैसे पृथ्वी अपनी एक्सिस पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। उसी तरह से अरुण अपनी एक्सिस पर झुका हुआ है 97 डिग्री। इसका झुकाव सबसे ज़्यादा है, इसलिए अरुण ग्रह को हम कहते हैं लेटा हुआ ग्रह।
अब जब शनि ग्रह जो है, अब जैसे पंखे की मोटर है ना, आपको गोल दिखाई दे रही है, अभी ये पंखा जब तेजी से चलेगा तो आपको चपटी दिखाई देगी, डिस्क की शक्ल में दिखाई देगी। तो शनि ग्रह जो है अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमता है, इसलिए आसमान में या अंतरिक्ष में आप देखेंगे तो ये चपटा दिखाई देगा। इसलिए अरुण ग्रह को हम कहते हैं, सॉरी शनि ग्रह को हम कहते हैं चपटा ग्रह। कौन सा ग्रह? चपटा ग्रह है नहीं, लेकिन स्पेस में आप देखेंगे तो ये आपको चपटा दिखाई देगा तेज गति से घूमने के कारण। तारे जैसा ग्रह बृहस्पति, क्यों? क्योंकि इसके पास अपनी एनर्जी भी है। ग्रह क्या होता है? जो अपनी रोशनी से नहीं चमकता है, लेकिन ये जो बृहस्पति है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम खूब है, तो हाइड्रोजन हीलियम होने की वजह से यहाँ पर संलयन होता है, संलयन की वजह से यहाँ से रोशनी पैदा हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे ही अपनी रोशनी से चमक रहा हो, इसलिए इसको हम तारे जैसा ग्रह कहते हैं बृहस्पति को। छल्लों वाला ग्रह, आपको पता है शनि ग्रह के चारों ओर, जैसे हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर है ना, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी अलग अलग लेयर है ना, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, ओजोन मंडल है ना, एयर मंडल और बाहरी मंडल, लेकिन सारे के सारे ये कलरलेस हैं, रंगहीन हैं। अगर कोई रंगीन गैस है भी तो बहुत कम मात्रा में, इसलिए उसका रंग हमें दिखाई देता नहीं है। लेकिन शनि ग्रह के अंदर, शनि ग्रह के चारों ओर जो वायुमंडल की या उसके एटमॉस्फेयर की जो लेयर है ना, वो रंगीन गैसों की लेयर है और बहुत घनी है। इसलिए दूर आसमान से हम देखते हैं ना शनि ग्रह को चारों ओर, तो हमें उसके चारों ओर अलग अलग रंग के गैसों के छल्ले दिखाई देते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं रंगीन छल्लों वाला ग्रह या छल्लों वाला ग्रह या रिंग वाला ग्रह या शुद्ध हिंदी में वलयधारी ग्रह। अब देखो सूरज के चारों ओर अलग अलग रंग के ग्रह हैं, तो सोलर सिस्टम जो है ना, सूरज और सूरज के चारों ओर अलग अलग तरह के ग्रह, अलग अलग रंग के ग्रह। तो उसी तरह से शनि के चारों ओर हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के गैसों के बादल हैं, इसलिए इसको हम सौर मंडल जैसा ग्रह कह देते हैं। कैसा ग्रह कह देते हैं? सौर मंडल जैसा ग्रह। इसके अलावा शनि को पीले तारे जैसा ग्रह भी कहते हैं। छल्लों वाला ग्रह या सौर मंडल जैसा ग्रह कौन सा हो गया? शनि। पीला तारे जैसा ग्रह शनि। मास्टर ऑफ गॉड, बृहस्पति का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ गॉड बृहस्पति को। लाल ग्रह है मंगल। मंगल ग्रह लाल ग्रह क्यों है? क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर ना करीब 10% जो है आयरन ऑक्साइड है। हमारी सरफेस पर सबसे ज़्यादा क्या है? भूपर्पटी पर या अर्थ की ऊपरी परत पर सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन और फिर एल्यूमिनियम। तो ये सफ़ेद ही रंग के हैं, है ना, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनका असर दूर से देखोगे तो कम हो जाता है, पानी पानी दिखता है, नीले रंग का, है ना। तो लेकिन अब जो ये मंगल ग्रह है ना, मार्स, इसमें आयरन ऑक्साइड है इसकी ऊपर की परपटी में या ऊपर की सरफेस पर करीब 10%। ये रोशनी में या सूरज की रोशनी में लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए मंगल ग्रह को कहते हैं लाल ग्रह। ठीक है ना, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। अच्छा, पृथ्वी जैसा ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। देखिए, मंगल को पृथ्वी जैसा ग्रह इसलिए कहते हैं कि एक तो इसका आकार, इसका जो आकार है वो पृथ्वी के लगभग बराबर है, आकार लगभग बराबर पृथ्वी के। इसके अलावा जैसे पृथ्वी पर 2 ध्रुव है ना, इस पे भी 2 ध्रुव मिलते हैं। इसका अक्षीय झुकाव लगभग 25 डिग्री सी नहीं, लगभग 25 डिग्री है इसका एक्सिस पर अपनी झुकाव, जो कि लगभग पृथ्वी के बराबर है। इसके अलावा अब चूंकि यहाँ 2 ध्रुव है, अपनी एक्सिस पर झुका हुआ भी है ये, तो यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन होते हैं। जैसे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं ना, है ना, जलवायु परिवर्तन नहीं, ऋतु, जैसे सर्दी गर्मी बरसात, तो मंगल ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो लगभग आकार में पृथ्वी जैसा। अच्छा, इसका जो घूर्णन का समय है, घूर्णन का जो समय है लगभग 25 घंटे का, लगभग पृथ्वी के बराबर, यानी कि इसका एक दिन भी पृथ्वी के एक दिन के लगभग बराबर। इसका अपनी एक्सिस पर जो झुकाव है पृथ्वी के लगभग बराबर। हालांकि इसका जो घूर्णन का जो समय है, एक वर्ष इसका लगभग 685 दिन है, मैंने लिखा भी होगा कहीं 687 दिन, लेकिन लगभग पृथ्वी के ये बराबर है। इसके अलावा इस पर 2 ध्रुव मिलते हैं, पृथ्वी के समान इसमें ऋतु परिवर्तन होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे जितने भी ग्रह हैं उसमें जीवन की संभावना वाला केवल एक यही ग्रह है जहाँ पर जीवन हो सकता है। पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना केवल और केवल इस समय जो है वो मंगल ग्रह पर है। इसके अलावा जैसे पृथ्वी पर वायुमंडल मिलता है, मंगल पर भी मिलता है, लेकिन इतना घना नहीं है जितना पृथ्वी पर है, विरल वायुमंडल है, इसलिए इसको हम कह देते हैं पृथ्वी जैसा ग्रह। समझ गए ना, पृथ्वी जैसा ग्रह इसलिए कहते हैं इसको। ठीक है, मंगल ग्रह को। कहाँ गए कहाँ थे भाई? अच्छा, यहाँ पे थे ना। तो ये सब देखो मैंने लिखा शॉर्ट में, अक्षीय झुकाव एंड घूर्णन, समझ गए ना आप, है ना। आगे शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं, है ना। पूर्वांचल में बहन को कहते हैं भगिनी, तो कई किताबों में भगिनी ग्रह भी लिखा हुआ आ जाता है। ऐसा है ना, पृथ्वी और शुक्र जो है नज़दीक हैं। हालांकि पृथ्वी और शुक्र आपस में नज़दीक हैं। पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद क्या है? मंगल, है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है ना। पृथ्वी किसके बीच में? शुक्र और मंगल ग्रहों के बीच में है। तो शुक्र पृथ्वी से ज़्यादा नज़दीक है बजाय मंगल के, लेकिन हम शुक्र पर अभी अपना मिशन हमने भेजा नहीं है, क्योंकि शुक्र बहुत गर्म ग्रह है, मंगल इतना गर्म नहीं है, ठीक है। तो ये ऊपर आसमान में, स्पेस में इतने नज़दीक हैं कि आसपास दिखाई देते हैं,
और इनका जो मास और शेप है ना वो भी लगभग एक सा है। इनका जो शेप और मास, द्रव्यमान और आकार जो है वो भी लगभग एक सा है। तो ऊपर आसमान से ये जुड़वा ग्रह के रूप में आपको दिखाई देंगे, यानी कि एक जगह खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। इसीलिए हम इनको कहते हैं जुड़वा ग्रह या सिस्टर प्लैनेट। इनका मास और शेप लगभग एक सा है, दूरी बहुत कम है इनके बीच की, इसलिए आपको आसमान में साथ साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। इसीलिए हम इनको कहते हैं जुड़वा ग्रह या ट्विन प्लैनेट, सिस्टर प्लैनेट या सिस्टर बहन ग्रह या भगिनी ग्रह। आपसे पूछ ले कि पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र है। या शुक्र की बहन कौन है? पृथ्वी है। ठीक है। अब शुक्र ग्रह जो है ना, यहाँ पर 96% CO2 है। और आपको पता ही है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी क्यों है? CO2 की वजह से। CO2 भारी गैस है। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन जो हल्की गैस है। CO2 बहुत भारी गैस है, नीचे बैठी रहती है। इसकी वजह से शुक्र ग्रह पर वायुमंडल दबाव बहुत ज़्यादा है। और दबाव किसके अंदर ज़्यादा होता है? प्रेशर कुकर के अंदर। इसीलिए शुक्र ग्रह को हम कहते हैं प्रेशर कुकर जैसा ग्रह। अच्छा, शुक्र ग्रह जो है बहुत ही गर्म है। शुक्र ग्रह बहुत गर्म क्यों गर्म है? क्योंकि CO2 बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो सूरज से जितनी भी गर्मी आती है उसको लगभग सबको सोख लेता है ये दिन के समय में। रात के समय में स्केप भी हो जाती होगी। तो अब मैंने अभी शुरू में ही क्या बताया कि किसी भी तारे या ग्रह की चमक क्या बताती है? उसके टेम्परेचर को। तो ये गर्म बहुत है, इसलिए बहुत चमकीला दिखाई देता है, लाल रंग का सुर्ख चमकीला दिखाई देता है ना। एक गाना ही बना, चांद के पास जो सितारा है वो सितारा हसीन लगता है। तो यही सितारा तो है, लेकिन ये सितारा नहीं है, ये ग्रह है। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। ठीक है साहब। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं प्यार और सुंदरता की देवी। अच्छा, आप शाम को देखेंगे तो इधर दिखाई देगा ये आपको, और सुबह देखेंगे तो उधर दिखाई देगा। अब इधर उधर वीडियो में तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, ये तो मेरे सामने बैठे हैं। तो शाम को इधर आप देखेंगे तो ये दक्षिण पश्चिमी दिशा में दिखेगा जहाँ पर सूर्यास्त होता है, और सुबह को इसको आप देखेंगे तो ये उत्तर पूर्व दिशा में दिखाई देगा जिधर सूर्योदय होता है। ठीक है ना। ये सूर्योदय से तुरंत पहले तक दिखाई देता है। अगर आप सुबह सुबह उठने के शौकीन हैं तो सूर्योदय से तुरंत पहले तक आपको दिखाई देगा। और सूर्यास्त जब हो जाएगा, सूर्यास्त जब हो जाएगा तो चांद से पहले आपको यही तारा दिखाई देगा। इसलिए इसको हम कहते हैं, और डेली होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, सुबह का तारा और शाम का तारा। सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी है ये, जो है सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी है। अच्छा, अब देखो पलायन वेग आप जानते हैं ना? पलायन वेग का समझते हैं? एस्केप वेलोसिटी। ये तो मेरा फेमस डायलॉग है ना कि उसको एस्केप वेलोसिटी मिल गई। तो पलायन वेग का मतलब ये है कि ऐसी वो किसी भी बॉडी को आप, जैसे धरती के संदर्भ में आप समझें, किसी भी धरती को आप वो मिनिमम स्पीड दे दीजिए कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाए, लौट के ना आए। हमारे यहाँ कोई भी पिंड है, जैसे मान लो आपको रॉकेट में लॉन्च करके हम फेंकें, कम से कम इतनी स्पीड दे दें कि आप दोबारा नहीं आओगे, तो उसे हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग। अब धरती पे पलायन वेग है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। इतना ज़्यादा भी नहीं है कि सारी गैसें यहीं बैठ जाएँ, और इतना कम भी नहीं है कि यहाँ पर कुछ रुके ही ना। जैसे बुध ग्रह पर वायुमंडल क्यों नहीं है? वहाँ पर पलायन वेग बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। अब जो बृहस्पति ग्रह है, यहाँ पर जो एस्केप वेलोसिटी है सबसे ज़्यादा, कितनी? 59.2 किलोमीटर पर सेकेंड की एस्केप वेलोसिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना। राबी आप जाओ। ठीक है, अब बस नहीं मिलेगी आपको, नहीं तो आगे चलें, क्योंकि मैं यहाँ कल के लिए लिख के जाऊँगा, है ना। आगे चलें। अब यहीं पर बात आ गई उपग्रह की कि कौन सा ग्रह किसका, कौन सा उपग्रह किसका है। तो आप देखें, मंगल जो है, मंगल ग्रह के उपग्रह क्या है? फोबोस और डीमेस। और दोनों किसने खोजे? ये एम्स हॉल ने, कल छुट्टी है। दोनों किसने खोजे? एम्स हॉल ने। बृहस्पति के जो उपग्रह आप देखेंगे, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन गैनीमेड जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का। गैनीमेड, उसके बाद यूरोपा, कैलिस्टो जो है वो इसमें सबसे दूर है, आयो। अच्छा, ये जो है ना गैनीमेड, यूरोपा, कैलिस्टो और आयो, ये बृहस्पति ग्रह के 4 सबसे बड़े उपग्रह हैं। इनकी खोज की थी गैलीलियो ने, इसलिए इनको हम गैलीलियन उपग्रह भी कहते हैं। ये बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े 4 उपग्रह हैं। इनकी खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, इसलिए इनको हम गैलीलियन उपग्रह भी कहते हैं। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमेड। और सबसे दूर कौन सा है इसमें? कैलिस्टो। ठीक है ना, समझ रहे बेटा? हाँ, आगे चलें। शनि जो है टाइटन का सबसे बड़ा उपग्रह है। रिया शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टैथिस ये शनि का उपग्रह है। इसी पर एक क्रेटर मिलता है जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा क्रेटर है। ठीक है ना। अरुण जो ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह है टिटानिया। इसके अलावा एरियल और मिरांडा इसके खास अन्य उपग्रह हैं। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है टिटान। इसके अलावा नेरीड भी इसका एक उपग्रह है। ठीक है ना। अच्छा, मैंने लिखा ना मंगल पे 2 ध्रुव मिलते हैं और पृथ्वी के समान इस पर ऋतु परिवर्तन होता है, ये मैं आपको बता चुका अभी, है ना। अब बहुत सारे ग्रह पर अलग अलग मिशन भेजे गए हैं। जैसे हमारा चंद्रयान 2 गया ना, चंद्रयान 2 गया, मंगलयान चल रहा है, या आदित्य L1 चला गया है। तो अब ग्रहों पर बहुत सारे मिशन भेजे गए हैं। जैसे
बुध पर मैरी ने 10 मैसेंजर, मैंने इसका फार्मूला लिखा है, बुध ने मैरी को 10 मैसेज किए। बुध ग्रह हो गया, मैरी से मैरिनर और मैसेंजर से मैसेज। अब मैरिनर 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, ये मैरिनर 10 है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला है बुध ने मैरी को 10 मैसेज किए, मैरिनर 10 और कौन सा मैसेंजर। मंगल पे स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, मैरिनर फोन, मार्स ओडिसी, फिनिक्स, मावेन, मंगलयान, पाथफाइंडर। 97 पर ये मंगल पर उतरा था और मंगल पर उतरने वाला ये पहला यान था, पाथफाइंडर 97 में। 98 में मैंने पहला एग्जाम दिया था, ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन उस समय के करंट अफेयर्स में। आगे चलें, तुम पैदा हो गए थे 98 में? कब पैदा हो गए? 4 में, ठीक है ठीक है। तो अब ना इसीलिए वैसे थोड़ा इन्फॉर्मली कह रहा हूँ, बच्चे आगे जिरह करते हैं ना और मुझसे कहते हैं सर डेमो लेंगे। मुझसे डेमो तो हल्का सा मुझे अंदर गुस्सा आता है, लेकिन चूंकि प्रोफेशन है तो गुस्से हम जाहिर नहीं कर पाते हैं। सर हम कुछ दिन डेमो लेंगे। मैं सोचता हूँ यार मैंने जब पहला एग्जाम दिया था तुम पैदा भी नहीं होगे, डेमो लेंगे। ठीक है भैया, डेमो बाजार है, क्या है? बाजार है, बाजार का उसूल है, डेमो लेंगे। अब उनसे पूछ लो ना डेमो की फुल फॉर्म क्या होती है, डेमो फुल हो क्या होता है, तुम पता है? डेमो माने तुम पता? हाँ देखो तुम तीनों को नहीं पता। डेमोन्स्ट्रेशन हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, हिंदी में आप इसको प्रदर्शनी कह सकते हो, परख है ना। वैसे डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपने कुछ सीखा उसकी आप झलक दिखा रहे हैं, झलक। इसका सही अर्थ क्या है डेमोन्स्ट्रेशन का? झलक, या प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको ठीक लगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ेंगे। शिक्षा, अब चूंकि शिक्षक बाजार हो गया तो बाजार डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है ना। चले आगे। जब हमने पढ़ना शुरू किया आसपास कोई कोचिंग ही नहीं था, दूर दूर तक कुछ नहीं था, कोचिंग का काम ही नहीं था। चले आगे, कहाँ थे? तब तो कोई ऐसा कोई सीनियर मिल जाए जो बता सके, वो हमारे लिए भगवान होता था। कहाँ थे? यहाँ पे थे ना, हाँ। अच्छा, इस ये रेड कलर में आप देख रहे हैं ना, इसकी बात करेंगे हम। और यहीं पर शुक्र ग्रह पर कौन से मिशन गए हैं? मैरिनर 2, वीनस एक्सप्रेस, मैगेलन। शनि ग्रह पर कैसिनी, ठीक है ना। शनि ग्रह पर कौन सा गया? कैसिनी। शनि, ये एक्चुअली कहाँ उतरा? शनि के उपग्रह टाइटन पर उतरा था, और शनि के उपग्रह टाइटन पर उतरने वाला ये पहला मिशन था। क्या? कैसिनी। बृहस्पति और शनि की स्टडी के लिए गए वॉयेजर। पहले बृहस्पति के पास से गुजरा, फिर शनि के पास से गुजरा। बृहस्पति और शनि दोनों की स्टडी की थी, किसने की थी? वॉयेजर ने, ठीक है। अच्छा, वायुमंडल में देखें, मंगल के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है 95%, लेकिन इससे भी ज़्यादा 96% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुक्र ग्रह के वायुमंडल में, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा CO2 जो है वो शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96%, उसके बाद मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95%। बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम, अरुण के वायुमंडल में मेथेन, शनि के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम, और हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, है ना। आगे चलें। अब मैंने लिखा सर्वाधिक और न्यूनतम। देखो, घूर्णन समय या दिन की अवधि, घूर्णन समय अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने का समय सबसे ज़्यादा किसका? शुक्र, यानी कि सबसे बड़ा दिन किसका? शुक्र का, और सबसे छोटा दिन किसका? बृहस्पति का। उसी तरह से परिक्रमण समय, यानी कि सूरज के चारों ओर घूमने का समय, यानी कि 1 वर्ष, सबसे बड़ा किसका? वरुण का, और सबसे छोटा किसका? बुध का। घूर्णन गति, यानी कि अपनी धुरी पर घूमने की स्पीड, सबसे ज़्यादा किसकी? बृहस्पति की, सबसे छोटी या सबसे कम? शुक्र की। परिक्रमण गति, यानी कि सूरज के चारों ओर घूमने की जो स्पीड है, सबसे ज़्यादा किसकी? बुध की, और सबसे कम वरुण की। ये रट्टा लगाना पड़ेगा आपको, है ना। ये हो गया। अच्छा देखिए, सूर्य के प्रकाश का सर्वाधिक 70% परावर्तन कौन करता है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है उसे सूरज की से जितनी रोशनी मिलती है उसका 70% जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा देखिए, जो बुध ग्रह है ना, आप कहते हैं ना जो शुक्र ग्रह है उसे सुबह और शाम का तारा कहते हैं। इसके अलावा बुध ग्रह जो है ना, वो भी कई बार ऐसा होता है कि सुबह को दिखाई देगा, और सुबह का और शाम का तारा मतलब सुबह को दिखाई देगा सूरज के उगने से पहले तक, तुरंत पहले तक, ठीक है ना, या बाद तक जो भी है, और शाम को दिखाई देगा चांद के निकलने से पहले, या सूरज के ढलने से पहले आपको दिखना शुरू हो जाएगा, या सूरज के ढलते ही दिखाई देगा। तो जिस तरह से शुक्र ग्रह को आप सुबह का और शाम का तारा कहते हैं, तो ये रोज़ की घटना है। लेकिन यही खूबी बुध ग्रह की भी है, लेकिन वर्ष में अधिकतम 3 बार और सदी में अधिकतम 13 बार। मैंने यहाँ अधिकतम लिखना भूल गया हूँ, आप लोग ध्यान रखना। बुध ग्रह जो है ये भी मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के रूप में आपको दिखाई देगा, लेकिन एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार दिखाई दे सकता है, और एक सदी यानी कि 100 साल में ज़्यादा से ज़्यादा बार 13 बार दिखाई दे सकता है, ठीक है ना। बुध ग्रह के वायुमंडल में, बुध ग्रह के आसपास कोई वायुमंडल नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है बुध ग्रह के आसपास। और ये बुध ग्रह जो है सूर्योदय से 2 घंटे पहले निकल जाएगा। जब सूरज का उदय होता है ना, तो आपको ये 2 घंटे पहले दिखाई देगा, सूर्योदय से 2 घंटे पहले दिखाई देगा। और कब तक दिखाई देगा? सूर्यास्त के 2 घंटे बाद तक दिखाई देता है। मैं लिखना भूल गया हूँ, आप लोग लिख लेना। अच्छा, बुध पारगमन क्या है? यहाँ पर दिख रहा है सर, यहाँ पर दिख रहा है बुध पार, ये देखिए ये जो है सूर्य है,
ये जो है सूर्य है और यहाँ पर है पृथ्वी, ठीक है ना, यहाँ पर है पृथ्वी, ये सूर्य की कक्षा है, ये पृथ्वी की कक्षा है, और यहाँ पर मान लीजिए ये बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह, और ये जो है वो बुध ग्रह की कक्षा है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पृथ्वी से सूरज पर एक ब्लैक कलर का स्पॉट सा दिखाई देगा, वो एक्चुअली स्पॉट नहीं है। जो बुध ग्रह है ना, देखो चांद जो है ना हमारे बहुत नज़दीक है, तो चांद क्या होता है कभी कभी पूरे सूरज को ढक लेता है, तो वो हो जाता है सूर्य ग्रहण। तो ये भी एक्चुअली ग्रहण जैसे ही है, लेकिन सूरज को ढक नहीं पाता, इसलिए हम इसको ग्रहण नहीं कहते। अब होता है क्या है, पृथ्वी यहाँ है, सूर्य यहाँ है, अब बुध ग्रह घूमता हुआ आ रहा है ना, तो दोनों के बीच से गुजरेगा। जब ये दोनों के बीच से गुजरेगा तो सन पर एक स्पॉट की या धब्बे की तरह दिखाई देगा। इसको हम कहते हैं बुध पारगमन। क्या कहते हैं? बुध का आगमन, यानी पृथ्वी व सूर्य के बीच से बुध का गुजरना। ठीक है, आगे चलें। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के, है ना। और उल्टा कौन घूमते हैं? देखें, पृथ्वी का रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या है? एक ही डायरेक्शन में है ना, एक ही डायरेक्शन में ना, रोटेशन और रिवोल्यूशन पृथ्वी का एक ही डायरेक्शन में। किधर से? पश्चिम से पूरब की ओर, या पूरब से पश्चिम की ओर? पृथ्वी किधर से किधर को घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। रोटेशन भी वही है उसका, रिवोल्यूशन भी वही है। ज़्यादातर जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं और एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। लेकिन अरुण और शुक्र का क्या सीन है ना, इनका जो रिवोल्यूशनरी ऑर्बिट है, जो रिवोल्यूशन की दिशा है, वो इनके रोटेशन की दिशा के उलट है। यानी कि रिवोल्यूशन तो इनका पश्चिम से पूरब की ओर हो रहा है, जैसे हमारी पृथ्वी है, इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों ही जो है पश्चिम से पूरब की ओर हो रहा है ना। सूरज के चारों ओर भी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है और अपनी धुरी पर भी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। ओके, अच्छा, अरुण और शुक्र जो है वो भी इसी नियम को फॉलो कर रहे हैं। सूरज के चारों ओर पश्चिम से पूरब की ओर ही घूम रहे हैं, लेकिन अपनी धुरी पर ही उल्टे घूम रहे हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। तो ये सवाल खूब होता है कि कौन से दो ग्रह ऐसे हैं जो उल्टा घूमते हैं। तो उल्टा घूमने का कॉन्सेप्ट ये है कि वो परिक्रमण तो उसी दिशा में कर रहे हैं जिस दिशा में बाकी ग्रह कर रहे हैं, लेकिन अपनी धुरी पर वो उल्टे घूम रहे हैं। तो अरुण और शुक्र, इसका मैंने फार्मूला बना रखा है, अशुक्रा उल्टा घूमता है। कौन से दो ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा होगा, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध खूब आते हैं, एक का मतलब छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, ये भी आते हैं भाई साहब, IAS में भी आते हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मैं इतनी जोर जोर से बोल रहा हूँ, मेरे पेट में दर्द होने लगा। आगे चलिए खत्म करते हैं इसको। ये क्या मैंने लिखा? बुध व शुक्र, सूर्य, हाँ ये मैं, हाँ पहले यहाँ से शुरू करते हैं। निक्स ओलंपिया क्या है? ये मंगल ग्रह का पहाड़ है। निक्स ओलंपिया जो है मंगल ग्रह का पहाड़ है और हमारे सौर मंडल में ये सबसे ऊंचा पहाड़ है, निक्स ओलंपिया। और ये एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। कितने गुना ऊंचा है? 3 गुना ऊंचा है एवरेस्ट से। अच्छा, लिवनिस क्या है? लिवनिस ये चंद्रमा का पहाड़ है, ये भी हमारे माउंट एवरेस्ट से ऊंचा है, लेकिन सबसे ऊंचा कौन सा है? निक्स ओलंपिया। और लिवनिस क्या है? चांद का सबसे ऊंचा पहाड़। आगे चलें। अच्छा, क्या है ये? मंगल 2 ध्रुव, हाँ ये तो मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अरुण जो है ना, यूरेनस, ये ग्रीक देवता यूरेनस के नाम पर इसका नाम रखा गया है अरुण। ये सवाल खूब आता है कि इनमें से किस ग्रह का नाम ग्रीक देवता या यूनानी देवता के नाम पर रखा गया है? तो यूनानी देवता यूरेनस, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया यूरेनस, हिंदी में अरुण। ठीक है ना। और इसमें 10 छल्ले दिखाई देते हैं, लेकिन धुंधले हैं। जैसे शनि को कहते हैं ना छल्लों वाला ग्रह, तो इसमें 10 छल्ले हैं लेकिन धुंधले हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। तो ये भी छल्लों वाला ग्रह है, लेकिन आमतौर पर हम शनि को ही कहते हैं। कोई कहते हैं केवल शनि छल्लों वाला ग्रह है, नहीं, ऐसा नहीं है। अरुण पे भी है, लेकिन वो धुंधले दिखाई देते हैं। ठीक है। अच्छा, जो यम ग्रह है, प्लूटो जिसे आप कहते हो, तो इसे सन 2006 में ग्रहों की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर कर दिया गया? क्योंकि ये वरुण की कक्षा को काटता है। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, जो शुक्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 0.91% है, 0.91% है। ठीक है, आगे चलें। मंगल पर जो वायुमंडल है लेकिन विरल है। अच्छा, 25 डिग्री झुकाव, इसकी बात हो गई। जीवन, अच्छा, मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है ना। और बृहस्पति ग्रह जो है उसे सूरज से जितनी ऊर्जा मिलती है उसका 2.5 गुना जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। किसके रूप में? इंफ्रारेड तरंगों के रूप में। आते हैं ना, जैसे पृथ्वी पर है नहीं अल्ट्रावायलेट रेस, वो रिफ्लेक्ट होती है किसमें? इंफ्रारेड तरंगों के रूप में। तो सूरज से जो बृहस्पति ग्रह को एनर्जी मिल रही है उसका 2.5 गुना वो इंफ्रारेड रेस के रूप में रिफ्लेक्ट कर देता है। शनि के 8 छल्ले, इसमें ABCDEFG नाम दे रखा है। इसमें जो बी छल्ला है, क्रम से ABCDEFG ऐसे नाम दे रखे हैं, 8 छल्ले हैं। तो इसमें जो बी छल्ला है, यानी कि पहले से दूसरा, वो सबसे ज़्यादा चमकीला है। टाइटन जो है शनि का उपग्रह है, ये बुध के आकार के बराबर है। फोबे जो है शनि का उपग्रह है। फोबे जो है शनि का उपग्रह। देखो, जैसे हम पृथ्वी घूम रही है वैसे ही चांद घूम रहा है ना पृथ्वी के चारों ओर, तो उसी तरह जैसे शनि है, तो जो डायरेक्शन शनि है घूमने का, बाकी सारे उपग्रहों का डायरेक्शन भी वही है उसके चारों ओर घूमने का। लेकिन शनि का उपग्रह फोबे, जो शनि की परिक्रमा शनि की विपरीत कक्षा में करता है। तो बेटा, मैंने यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। चाहे आप IAS पढ़ना,
चाहे वन डे क्लास देना, हर जगह ये आपके काम आएगी। ठीक है ना? थैंक यू।